जिंदगी ज्यादा मौके नहीं देती। पहले मौका दिया पढ़ाई लिखाई का, सबको मिला, हम हाँ या ना? निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया है। जो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में, तो बेस्ट दो, वहां से बहुत सारे पोटेंशियल है अगर आपके अंदर है। तो मेरा मानना है यस, आप दूसरे सुंदर पिचाई आप भी हो सकते हैं, बेस्ट देना चाहिए। लेकिन मैं वहां पे चूक गया, जो भी है नहीं दे पाया। फिर जो और मौके मिले, जैसे पिताजी ने दुकान खुलवाई, उसको भी चूक गए, कुछ नाटक कर करा करके, अरे बोले ये कुछ नहीं बकवास है ये वो, पिताजी को समझा दिया हमने। तो पिताजी बोले भाई हमने 30 साल दूध का काम किया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, दूधिया बन जा। तो उन्होंने डेयरी खुलवा दी। कुछ दिन मैंने जोश में वो भी चलाई, फिर पिताजी को समझा दिया मैंने। फिर बोले क्या करेगा, तो पिताजी ने फिर इसमें मुझे ज्वाइन कराया सेफ शॉप में। फिर मैंने इसमें कुछ दिन जोश में काम किया, कुछ दिन बाद काम चला नहीं, तो मैं पिताजी से मैंने ऐसे मन की लेके देखी, इसको छोड़ने के बारे में पूछ के देखता हूं। तो उन्होंने बोला जूता साले 9 नंबर का है, अब तक इतने काम छोड़ चुका है, बोले अब अगर तूने इसके अलावा कोई दूसरा काम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं। मैंने कहा मैं पैसा तो आ नहीं रहे, पैसा है ही नहीं मेरे पास। बोले तू सिर्फ डायमंड बन, और डायमंड बनने में अगर एक आध बीघा खेत भी बिक गया तो तू टेंशन मत लेना, तू डायमंड बन। तो मेरा बिल्कुल माइंड सेट हो गया। मैंने कहा यार पिताजी की भी यही इच्छा है और मैं भी इसी के लिए बना हूं। और खास बात ये थी देखिए, वक्त जब बुरा होता है तो सलाह की माँ गुरु जी ने बोला, जीवन साथी भी कई बार आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। जब मेरा वक्त ऐसा चल रहा था तो मेरी मैडम ने खुद मेरे को बोला, और कहां तक आदमी किसी को बोल सकता है कि मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने मतलब उनको घर में बातचीत किया। मेरी सिस्टर न्यूली मैरिड थे, तो वो इतना ज्यादा न तो मेरे संघर्ष को उन्होंने जाना था। 2-3-4 महीने हुए थे शादी को। नितिन जी उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं, नितिन जी की एक आंख नहीं बनी उनसे शुरू से, क्योंकि वो हम लोगों की बहुत मजाक उड़ाते थे। वो बाकी कंपनी बाकी लोगों की तरह जो उन्होंने दिल्ली विल्ली में देखा था वैसे ही समझते थे हमें। तो उनसे जैसे घर में परिवार में बातचीत हो रही, आदमी जो दामाद होता है उससे तो घर की बात बता ही सकता है, सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब पता रहता है। मुझे मेरी ससुराल की पता, तो उनको पता था। तो उनको बोला कि कोई नौकरी अगर इसके लायक कुछ हो, मेरी मैडम ने बोला कि आप जिया जी कुछ करवा दो, इनका भी कुछ करवा दो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो चुप ही बैठा था अपना, जो भी मैं ठीक है ये लोग बात कर रहे हैं, करने तो करनी तो मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने बोला देखो डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से किसी मॉल में या बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की मिल सकती है, और उन्होंने तनख्वाह वनख्वाह भी बताई 8-10 हज़ार तो मिल जाएंगे। वो तो ये बात बोल के चले गए, पर मैडम के दिमाग में ये बात घर कर गई। और मैडम ने 4-5 दिन बाद मेरे को बोला, उसमें भी क्या बुराई है, कर नहीं सकते तुम, कर लो। सिचुएशन आदमी ना जब मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है, क्योंकि वो हालातों को वो भी देख रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मेरे पास 100 रुपये तक नहीं थे जब आदमी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा मैडम ने अगर ये बोला तो क्योंकि मैडम ने मेरे से भी ज्यादा फेस करना पड़ा होगा उसको, कई जगह बेइज्जती हुई होगी या सिचुएशन हुई होगी। किस्सा बताऊंगा तो पूरी इसमें निकल जाएगी। मतलब ये हालत थी मेरी कि मैं उसको लेने गया तो वहां तक जाने के लिए मेरे पास पेट्रोल का जुगाड़ नहीं था। हिला हिला के मोटरसाइकिल लेके पहुंच गया मैं, लौट के आएंगे तो उसी से पैसा लेके डलवाएंगे, और धोखा देगी मोटरसाइकिल पंप से पहले ही। पैसा तो मिल गए मैडम से 50 रुपए, अब पंप तक जाने के लिए तो 2 किलोमीटर पैदल खींचना पड़ेगा। मैडम का चेहरा लाल, इतनी तो डलवा के रखता कि लौट के पंप तक पहुंच जाए। अब वो इतना गुस्सा कर रही कि मैं, अब क्योंकि भाई उसकी घर है वहां पे, तो जहां उसका मायका रहता वहां एक थोड़ी रेपुटेशन तो रहती है, झूठी सही सच्ची सही। हेलो, अब वहां पे अगर उसका पति वो बाइक खींच रहा है बिना पेट्रोल के, वो पैदल चल रही है, तो कितनी बेइज्जती थी। उसने एक ही चीज बोली कि मैं न तो यहां से एक कदम आगे पैदल जाऊंगी न एक कदम पीछे, ये मोटरसाइकिल यहीं की यहीं चालू होनी चाहिए बस। और उस वक्त चेहरा लाल था उसका, एकदम गुस्सा का बिल्कुल मीटर तना हुआ था। तुम लोग हंस रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मैं कुछ करो कन्हैया, तुम कहाँ हो। मैंने कहा तू अपने भाई को फोन करते, बोतल में ले आएगा। किसी भाई को फोन नहीं कर सकती मैं, ये चालू होनी चाहिए यहां। पर मैं मानता हूं ईश्वर दुनिया में है। आप में से कितने लोग मानते हैं? उस दिन मुझे दर्शन हुए उनके,
मैंने उनका नाम लेके टंकी खोली और टंकी में पेट्रोल बज गई। बजने का मतलब साला 10 किलोमीटर जाएगी वो, मुझे फुल अनुभव था। बज गई, बजने लायक है, मुझे मालूम है हेड में कितनी रहती है, हिला हिला करके फूंक मार के भी कहाँ तक चल सकती है, क्योंकि पिछले 10 बार खाली हो चुकी थी टंकी, उसका तो हमें तजुर्बा था। मैडम के संग पहली बार हुई, अलग बात है। तो जैसे बजी, मैंने कि पेट्रोल तो है, अरे मैं तू टेंशन मत ले। अभी मैंने थोड़ा उसको हिलाया डुलाया, फूंक मारी और पंप तक पहुंचाया। पंप पहुंचाने का, पंप उसी के गांव की थी, उसी के परिवार के बंदे की। उसने पर्स में से निकाल के जो 50 रुपए दिए, जो मेरा साला था, मतलब लगता था दूर नजदीक के कैसे भी मान लो, वो समझ गया कि इससे पैसा लेके डलवा रहा, वो हंस गया डालते डालते। और ये बात मेरे यहाँ घुस गई बिल्कुल यहाँ। मैं वहां कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कमिटमेंट जरूर लिया कि बेटा इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और उसी पंप पे अपनी मैडम को लेकर के BMW से गया टंकी फुल कर देना। तो जिंदगी है साहब। अब मैं जानता था कि अभी लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर लेकिन 3 साल से जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग ले रहा था लगातार, ग्रेवाल सर की, महागुरु जी, जैन साहब की, सब लोगों की, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, प्लान करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मैं जिस चीज के लिए ट्रेंड हो रहा हूं, मेरा कोर एरिया जो है, मुझे उसी में परफॉर्म करना चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा ये अलग बात है, लेकिन आएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, और आएगा, जरूर आएगा, मुझे इस बात का भरोसा है। इस बात को लेकर के मैं श्योर था, और वक्त आया और मैंने उसको मेंटेन करके रखा तब तक, जब तक वक्त आ नहीं गया। क्योंकि महागुरु जी लोग बोलते थे, एक आदमी सिर्फ नाचता है और देखता है बारिश नहीं हुई तो नाचना बंद कर देता है, और सक्सेसफुल आदमी तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है जब तक कि बारिश। और मैं उन्हीं में से था। हेलो, मैं मतलब बारिश होगी तब, मतलब होगी कैसे नहीं, मैं नाचता ही रहूंगा। और मेरा कोर एरिया यही था, और मेरे को मालूम था अगर मैंने अभी प्रोफेशन चेंज किया तो जिंदगी सिर्फ प्रयोगशाला बन के रह जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने जिस चीज के लिए खुद को ट्रेंड किया था, प्लान, फॉलोअप और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने ट्रेंड किया था, शुरू के 3 से 4 साल में 1 लाख सेट हुई। फिर मुझे मालूम था ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, फिर अगले 1.5 साल में दूसरी लेके ऐसी सेट करी कि उसमें सीधा डायमंड आया। आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके के संघर्ष में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी ट्रेनिंग तो चल रही है, नहीं चल रही है? आप जो महागुरु जी बता रहे हैं, सिर्फ हमें फॉर्मेलिटी के लिए उन चीजों को नहीं करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो कम से कम अपने आप को ऐसा ट्रेंड तो करो, ऐसा ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड करो। मैं जब फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से मेरी अक्सर बेइज्जती होती रहती थी। जब हम जोधपुर में गए, वेन्यू में मेरे को वैन कर दिया, सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से। सिर्फ कपड़ों की वजह से, अच्छे कपड़े नहीं है, आप आ नहीं सकते। आज भी मेरी बटन टूट गई है, आप मत भगाना मेरे को। ये हालांकि अभी टूटे, कोट नया है वैसे। तो ये अक्सर होता रहता था मेरे साथ। कपड़ों की वजह से मेरे को वहां पे आने से मना कर दिया था। पर लेकिन मतलब मैं जो काम कर सकता था, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड था, वो काम मैं ऐसे करने की कोशिश करता था या करता था कि बस पूछो ही मत। चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, जो भी काम दिया, मेरा ये मानना था। महागुरु जी लोग जब करते थे, मैं गुरु जी को देखता था कि गुरु जी जमा देते थे रंग, एकदम आज भी जमा देते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा ही बनना है कि कम से कम कहीं अगर हम रहें तो रंग जम जाए। पहली मीटिंग मैंने जो वहां पे जोधपुर में करी थी, उसमें 8-10 लोग थे। ओमवीर सर थे उसमें, राठौर साहब थे, शैलेन जी थे, और 2-3-4 लोग थे। जितने लोग थे वो सब बिल्कुल पगला गए थे। बस उनको ये लग रहा था सेफ सौंपिए, सब कुछ, और कुछ भी नहीं। और जबकि मैं बिल्कुल बेरोजगार आदमी था, मेरी जेब में ठन्नी नहीं थी। वो सारे फौजी थे। और उस दिन के बाद उन्होंने बोला कि आप यहीं रहो सर, और अभी हम आपके सब जुगाड़ करेंगे, खाने की, पीने की, रहने की, सब चीज़ की। पीने की नहीं, सॉरी। तो वो सब वहाँ पे रहा मैं। और एक ही चीज़ थी जो मेरे को वहाँ पे रोका, जिस चीज़ ने, वो था मेरे काम को लेकर के मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था, उसको लेकर के वो लोग फिदा थे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप रोती हुई शक्ल लेकर के काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। काम करो, इतनी प्रफुल्लित होकर के करो, जैसे महागुरु जी ने बोला, अगर जा रहे हो
तो फिर उंगलियां मत डुबो, फिर डूब गई करो। और सफलता इसी चीज से मिलने वाली है। जीवन में जिस सेक्टर के अंदर सफल हो गए लोग, जहां पर भी वो उस चीज में डूब गए, वो सफल हो गए। क्या कर गए? मैं सुना नहीं मैंने। क्या कर गए वो? और लोग डूब रहे हैं। कोई जाम में डूब रहा है, कोई शाम में डूब रहा है, कोई किसी की आंखों में डूब रहा है। वहां नहीं, अपने काम में अगर डूब गए तो सफलता मिल जाएगी। मैं बस यही कहूंगा और मां गुरु जी को बुलाऊंगा कि मैंने जो काम किया है, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं डूब के ही किया है। ये है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं थी, परिस्थितियों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, उस पर क्या रिएक्ट करना है इसको मैं कंट्रोल कर सकता था, आज भी और आगे भी। आपके जीवन में कभी दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी सफलता रहेगी, कभी विफलता रहेगी, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स क्या करना है ये हमेशा आपके हाथ में। हाँ या ना? एक्ट हो जाना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो एक्ट कुछ भी हो सकता है, घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, बट उन घटनाओं पे हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं ये हमेशा हमारे हाथ में। मां गुरु जी हमेशा बोलते हैं बारिश हो रही है उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश के हिसाब से मूड को तो बना सकते हैं। यार पकौड़े होने चाहिए, हो तो रही, कम से कम इसका फायदा लिया जाए। हाँ या ना? तो जो हो रहा है, तो मैं उस वक्त में जो चल रहा था मेरा दौर असफलताओं का, मैं एक एक चीज को एक एक पन्ने पर लिख रहा था। मैं बेटा एक दिन ना ये पूरी किताब बनेगी, साला सुनाने के काम आएगी। मैं चलने दो अभी इसमें कितने पन्ने जुड़ रहे हैं। और आज भी हेलो हेलो, और आज भी ये कार्यक्रम जारी है। आज भी पन्ने लिखने का मामला बस यहां छुपा के रखते हैं, वक्त आने पर माकूल जवाब देते हैं। वक्त की बात है। अभी आपका हो सकता है कि वही वाला फेज चल रहा हो जो मेरा चल रहा था 2006-07 में, बदल जाएगा, चिंता ना करो। मां गुरु जी हमारे साथ हैं, इतने ग्रेट द्रोणाचार्य, हम सब अर्जुन की तरह परफॉर्म करेंगे। यस या नो? तो चलिए ग्रेट मां गुरु जी को बुलाते हैं। फिर